बरक़ी और मक़नातीसी ताकतों के ऊपर ये आखिरी लेक्चर होगा। हमने ख़ासा लंबा सफ़र तय किया है और इन दो ताकतों के बारे में कुछ बातें मालूम की हैं। आज के लेक्चर का मकसद मेरा ये होगा कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का अजीम कारनामा जो उसने सन 1865 में अंजाम दिया था वो आपके सामने पेश करूं। ये कारनामा इतना क्यों माना जाता है? इसकी वजह यह कि मैक्सवेल ने इन दो अलहदा बिल्कुल मुख्तलिफ क़ुव्वतों को यकजा किया, इनको मुत्तहिद, और इससे जो नताइज बरामद हुए वो इस कदर अहम हैं कि आप ये कह सकते हैं कि इससे दुनिया बदल गई। अब ज़रा इसके ऊपर सोचिए कि बरक़ी और मक़नातीसी ताकतें एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं। चलिए, जो कुछ हमने पहले सीखा है गुज़िश्ता 5-6 लेक्चर्स के दौरान उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। अब बरक़ी ताकत या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स, उसकी पहचान ये है कि जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक क़ुव्वत अमल करती है और वो क़ुव्वत इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब होती है। जिस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी उसी तरफ है और इसकी ताकत F = द चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है और F की वैल्यू बनती है Q × E। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स की पहचान। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आया कि वो चार्ज खड़ा है, एट रेस्ट है, या कि वो हरकत कर रहा है इस तरफ या उस तरफ। द फोर्स विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका फॉर्मूला है F = Q × V × B। V वेलोसिटी वेक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड है। और ये देखें कि V × B का मतलब है कि जो फोर्स इस पर अमल करती है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो और वेलोसिटी इस तरफ हो तो फोर्स इस तरफ होगी। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो फिर हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल ने इनको मुत्तहिद किया, इनको एक ही साबित किया? अब चलिए हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है? व्हाट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड? उसका मंबा चार्ज होता है और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं। तो अगर आप एक चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मंबा है, उसका सोर्स है, और फील्ड लाइंस यूं बाहर की तरफ निकलती हैं। जो फॉर्मूला इसके पीछे है और जो कूलॉम्स लॉ कहलाता है उससे आप वाकिफ़ हैं। इस फॉर्मूला का कहना है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है आप इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप जमा करते हैं तो इसके सम को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज़ द इंटीग्रल ऑफ E.dA दैट इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट कोई कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, लेकिन ये हर जगह, हर सूरत, हर हालत में एक ही होता है। चुनांचे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड इसके बिल्कुल बरक्स है। तो अगर आप गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स लिखें, उसमें यह है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया था इसी तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। मगर जो सबसे अहम बात यहाँ सामने आती है, इंटीग्रल ऑफ B.dA मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू 0। और वो 0 इसलिए कि मैग्नेटिक चार्जेस कोई होते ही नहीं है। लिहाजा
गाउसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब चलिए हम तीसरे लॉ की तरफ आते हैं और वो है फैराडेज लॉ, जो हमें ये बताता है कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होता है वक्त के साथ साथ, तो उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वजूद में आती है, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिर किसी तार में या किसी सर्किट में करंट को गर्दिश देती है। एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो फिर इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर्स हैं उनको धक्का देती है और फिर एक सर्किट में करंट फ्लो करता है। इसकी मिक़दार कितनी है? वेल, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक चौथा कानून भी देखा है जो एम्पियर्स लॉ के नाम से पहचाना जाता है, और उसमें यह है कि अगर कोई सा भी लूप हो, तो मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक लूप बना हुआ है। इस लूप के ऊपर अगर आप B.ds, तो ds एक छोटा सा टुकड़ा है, लाइन एलिमेंट है। B.ds से मतलब वैल्यू ऑफ B इंटू ds इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन B एंड ds। अगर आप इसको जमा करते चले जाएं इस पूरे लूप पर, तो ये म्यू नॉट इंटू I के बराबर है, एंड दैट इज एम्पियर्स लॉ। यहाँ से ये बात वाज़ेह है कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स इलेक्ट्रिक करंट है। तो बिल्कुल जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को एक चार्ज प्रोड्यूस करता है, इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड को करंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन करंट क्या होता है? चार्जेस हरकत करते हैं, उसी को हम करंट कहते हैं। 250 साल पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 4 कवानीन के ऊपर गौर करना शुरू किया। मैक्सवेल स्कॉटलैंड का बाशिंदा था और उसको फिज़िक्स के हर शोबे से बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से। उसने ये देखा कि एम्पियर्स लॉ में कोई प्रॉब्लम है, और उसने एक ख्याली एग्जाम्पल यूँ बनाया कि फ़र्ज़ कीजिए कि 2 कैपेसिटर के प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर ये एक AC सोर्स है, तो जब इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होती है तो उसके नतीजे में एक करंट तो ज़रूर फ्लो करेगा। अब उसने ये सोचा कि चलिए मैं मुख्तलिफ सरफेसेस बनाता हूँ और देखता हूँ कि एम्पियर्स लॉ का इतलाक़ किस तरह से होता है। ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें 4 मुख्तलिफ सरफेसेस बने हुए हैं जिनको मैंने 1, 2, 3 और 4 लिखा है। इसमें एम्पीरियन लूप एक ही है। इस लूप पर हम इंटीग्रल B.ds कैलकुलेट करते हैं और बकौल एम्पियर्स लॉ के इंटीग्रल B.ds इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो अब अगर आप सरफेस 1, 2 और 4 चूज करते हैं, तो चूंकि एक ही करंट इस तार में से गुजर सकता है, इस वास्ते इंटीग्रल ऑफ B.ds इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। यहाँ पर एनक्लोज करंट I है। लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं 1, 2 और 4 की बजाय नंबर 3 चूज़ करता हूँ, तो फिर एनक्लोज करंट 0 है और इस वास्ते इंटीग्रल B.ds इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो सकता है कि इंटीग्रल B.ds एक सूरत में I हो, दूसरी सूरत में 0 हो? यहाँ तो एक तज़ाद है, और वो तज़ाद तो सिर्फ इसी सूरत में हल हो सकता है कि अगर कोई और करंट भी हो, कोई और इफ़ेक्टिव करंट हो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो। इसको मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को यूं जनरलाइज किया और उसने कहा कि देयर इज सच ए थिंग एज ए डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज एडेड ऑन टू द अदर करंट, और जो इसकी जनरलाइजेशन बनती है वो है इंटीग्रल B.ds इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू द टोटल करंट, और टोटल करंट से मुराद I प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट ID, जहां ID की कीमत है माइनस d∅/dt मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि I dq/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो I इज इक्वल टू dq/dt, और चूंकि q
एप्सिलॉन नॉट ई ए के बराबर है, इस वास्ते आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए, और ये क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, इसको हमने आई डी का नाम दिया। लिहाजा मैक्सवेल की जनरलाइजेशन फिर ये बनती है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इजाफी टर्म ना होती, मैक्सवेल ने आई में इजाफा न किया होता, तो फिर करंट कंसर्व नहीं होता, जिसका मतलब ये कि चार्जेस ख़त्म हो जाते, एक तार में से गुजरते गुजरते वो कहीं गायब हो जाते, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो एक बहुत बुनियादी उसूल है। लिहाजा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कायम रखने के वास्ते मैक्सवेल इस इजाफी टर्म को इन्वेंट करने पर मजबूर हुआ, और ये मैथमेटिकल फिज़िक्स का बहुत बड़ा कमाल है। अब जो इक्वेशंस हमारे सामने आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मुकम्मल इक्वेशंस हैं, जो 250 साल में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और जिसको हमने हज़ारों और बल्कि आप ये कहिए कि लाखों मुख्तलिफ सिचुएशंस में टेस्ट किया है, और बार बार ये देखा है कि इनमें ज़रा भी कोई ऐब, कोई ख़राबी नहीं है। ये इक्वेशंस अब मैं आपके सामने रखता हूँ, अगरचे आपने ये सारी देखी हैं, लेकिन अब इनमें एक फ़र्क है, और वो है डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। तो बाकी इक्वेशंस सारी वही हैं जो आपने पहले देखी हैं, गाउसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर मैग्नेटिज्म, एम्पियर्स लॉ, और जो आखिरी इक्वेशन आप देख रहे हैं दैट इज़ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो मैक्सवेल ने असल में ये बात मालूम की कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब तब्दील होता है तो उसका असर बिल्कुल वही होता है जो एक करंट का है। करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसी तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसी वास्ते एक इलेक्ट्रॉन्स का करंट हो या एक डिस्प्लेसमेंट करंट हो, डिस्प्लेसमेंट करंट याद रहे दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों का असर एक ही है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू चेंज करती है तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इससे एक इंतहाई अहम नई बात सामने आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जो खला में से गुजर सकती हैं, इन इक्वेशंस के नतीजे में एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब मैं इसकी वजाहत करूंगा, और हमारा बाकी मानदा लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ही होगा, मगर मैं बात यहाँ फिर दोहराना चाहता हूँ कि बुनियादी वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होने की वो ये है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिसको अभी तक एम्पियर्स लॉ के हवाले से हमने करंट की वजह से पैदा होते हुए देखा, नाउ द करंट इज मे बी नॉट देयर। हो सकता है कि हम फ्री स्पेस में हों जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वहाँ पर फ्री स्पेस में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। बुनियादी बात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पीछे है वो बिल्कुल यही चीज़ है। इससे पहले कि हम बरक़ी मक़नातीसी लहरें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बात करें, ये याद रहे कि हर लहर, खा वो आवाज़ की हो या किसी और चीज़ की हो, उसके ऊपर एक बात सादिक आती है कि एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो क्वांटिटीज़ होती हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट स्पीड ऑफ प्रोपगेशन के बराबर होता है। वेवलेंथ वो फासला है जो दो मैक्सिमम या दो मिनिमम पॉइंट्स के दरमियान होता है, और इसका मतलब ये कि अगर आप किसी एक टाइम के ऊपर इस वेव को देखें तो दो करीबी पॉइंट्स जिनके ऊपर डिस्प्लेसमेंट की एक ही कीमत होती है, उस फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हों
और आपको डिस्प्लेसमेंट n दफ़ा तब्दील होती हुई दिखाई दे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है n। सो n साइकिल्स इन 1 सेकेंड। इसके अलावा एक तीसरी सिफत है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड ये दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट की मकदार कितनी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब ये कि उस वेव के अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से कोई रोक नहीं है और कोई कैद नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो या एम्पलीट्यूड कितना हो। लिहाजा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है वो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर आगे तक चलता है, और कितनी आगे तक इसकी कोई इंतहा नहीं। ज़ीरो फ्रीक्वेंसी तो जनरेट करना या डिटेक्ट करना मुमकिन नहीं है, और ना ही हम इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी पर जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलबत्ता ज़रूर है, और उस स्पेक्ट्रम को अब हम देखना चाहेंगे। एक अंदाज़ा लगाने की खातिर मैं सुर्ख रोशनी की मिसाल आपके सामने रखता हूँ, जिसकी वेवलेंथ तकरीबन 700 नैनोमीटर है। अब क्योंकि रोशनी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार पे हरकत करती है, या 3 × 10⁸ मीटर्स की रफ्तार पे, तो यहाँ से फिर हम फ्रीक्वेंसी का हिसाब यूँ लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, और ये बनता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय 7 × 10⁻7 मीटर्स। तो मीटर्स और मीटर्स कट जाते हैं, और इससे 4.29 × 10⁻14 हर्ट्स बनता है। हर्ट्स आपको याद है, 1 हर्ट्स इज़ 1 साइकिल पर सेकंड, और 10⁻14 हर्ट्स का मतलब है कि सुर्ख रोशनी 10⁻14 साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी रखती है। मगर ये तो सिर्फ एक मिसाल थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम असल में बहुत फैला हुआ है, बहुत वसी है। इसकी कोई हद नहीं ऊपर की तरफ, मतलब ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट कोई नहीं रखती, लोअर लिमिट इसकी ज़ीरो है। अलबत्ता हम ज़ीरो पे कभी पहुंच नहीं सकते, न तो ये कभी जनरेट हो सकता है और न ही कभी डिटेक्ट हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर हम एक नज़र डालना चाहते हैं। एक तरफ रेडियो वेव्स हैं, और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम से कम कोई 10⁻³ या 10⁻⁴ साइकिल्स पर सेकंड होती है। जिस तरह के रेडियो आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं उनमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या AM रेडियो, उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻6 से लेकर 10⁻7 तक होती है। 10⁻6 आपको याद होगा एक मेगा साइकिल होता है, और रेडियो पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसीज़ 1 मेगा साइकिल से ज़रा कम ही होती हैं, कोई 800 किलो साइकिल्स या उसके लगभग होती हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसकी मैं बाद में तफसील से बात करूँगा, उसमें किलो हर्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्स में फ्रीक्वेंसीज़ रखी जाती हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी उससे बहुत कम होती है, और अब वो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, पुराने ज़मानों की एक चीज़ है। FM रेडियो वो 100 मेगा हर्ट्स या 100 मेगा साइकिल्स पर सेकंड पे चलता है। इसके फ़ायदे और नुकसानात हैं जिसकी बात मैं बाद में करूँगा, मगर ये तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ है। इससे ऊपर फिर टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी आती है। टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी 10⁸ से लेकर 10⁹ हर्ट्स तक होती है, और उसके बाद फिर माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रम शुरू हो जाता है। और माइक्रोवेव से आप किसी हद तक वाकिफ़ हैं, कम से कम ये कि हमारे घरों में माइक्रोवेव अवन्स होते हैं, उन अवन्स में हम खाना रखते हैं और माइक्रोवेव्स के ज़रिए से वो गर्म हो जाता है। कोई आग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो तकरीबन 10⁻12 हर्ट्स होती है, और इससे जो मुतालिका वेवलेंथ बनती है दैट इज़ अबाउट 1 to 5 सेंटीमीटर्स। तो ये सेंटीमीटर वेव्स कहलाती हैं। सेंटीमीटर वेव्स आसमान में भी हैं, और ये उन बाक़ियात में से हैं जो बिग बैंग के बाद आज भी मौजूद हैं। जब हम कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स की बात करेंगे तब मैं ये 3 डिग्रीज़ के ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करूँगा, और ये माइक्रोवेव रेडिएशन है। अब माइक्रोवेव से आप ऊपर जाएं तो उसके बाद फिर लाइट आती है,
वो रोशनी जिसका मैंने अभी जिक्र किया था और सुर्ख रोशनी की मैंने फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी, इट्स अबाउट 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। फिर रोशनी से ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट से ऊपर एक्सरेज आते हैं। एक्सरेज वो जिनकी मदद से हम जिस्म के थ्रू देख सकते हैं और जिससे इस हमारे जिस्मों का पूरा ढांचा फोटोग्राफिक फिल्म पर आ जाता है। मगर ये एक्सरेज इंतहा नहीं, इसके बाद फिर गामा रेज आती हैं और फिर गामा रेज के बाद और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसकी कोई हद नहीं। रेडियो वेव्स हों या गामा रेज, ये सब एक ही रफ्तार पर हरकत करती हैं। गोया कि द फ्रीक्वेंसी डज नॉट अफेक्ट द स्पीड। अब हमें इसका कैसे पता? अब ये देखें कि सूरज से जो रोशनी निकलती वो किसी एक फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, लेकिन ये सब एक ही वक्त पर पहुंचती हैं। जब सूरज गुरूब होता है या जब बादल सामने आ जाते हैं तो जाहिर है कि सारी रोशनी, सारी गर्मी एक ही वक्त पर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। गर्ज़ ये कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज़ द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, लेकिन ये बात मटेरियल्स के लिए दुरुस्त नहीं है। मटेरियल्स में से जब रोशनी गुज़रती है तो कुछ फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा तेज़ हरकत करती हैं और कुछ कम। गर्ज़ ये कि अगर मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ की लाइट एक तरफ से दाखिल हों किसी मीडियम में से, तो कुछ कम वक्त में से गुज़र जाएंगी और कुछ ज़्यादा देर लगाएंगी। मगर इससे पहले कि हम इन बातों के ऊपर गौर करें, मैं अब ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये मुख्तलिफ़ वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं। अब याद रहे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसलिए पैदा होती हैं कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब हम इस मसले को ज़्यादा तफसील से समझना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक तार है और वो लंबी तार है किसी एक सिंक में, इसमें से एक करंट गुज़रता है। करंट क्यों गुज़रता है? इस वास्ते कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है बनिस्बत यहाँ के, गोया कि चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो जब चार्ज यहाँ से गुज़रता है तो उससे करंट पैदा होता है। करंट के नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक लंबी तार को वाई डायरेक्शन के अलोंग रखा गया है और टाइम t=0 पर करंट इसमें फ़्लो होने लगता है। इसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो तार के नज़दीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की मिक़दार कितनी होगी ये एम्पियर्स लॉ तय करता है। याद रहे कि इंटीग्रल B.ds = μ0 × I। तो अगर ये तार है, इसके गिर्द मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूँ और B.ds इंटीग्रल विल बी इक्वल टू B × 2πr। वो इसलिए कि B और ds एक ही तरफ हैं और इनके दरमियान एंगल 0 है। सो B × ds इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ ds कोसाइन ऑफ 0, कोसाइन ऑफ 0 1 होता है। चुनाचे B × 2πr इज इक्वल टू μ0 × I और यहाँ से B इज इक्वल टू μ0 × I डिवाइडेड बाई 2πr। तो जैसे जैसे आप इस तार से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे B की वैल्यू कम होती है। लेकिन एक और अहम बात वो ये कि यहाँ पर न सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। अब आप ये पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर इसलिए होना ज़रूरी है कि उसकी अदम मौजूदगी में इस तार में से करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। जब तक ये पॉइंट ज़्यादा पोटेंशियल पे ना हो बनिस्बत इस पॉइंट के, तो करंट यहाँ से यहाँ तो फ्लो करेगा ही नहीं। लिहाजा यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों मौजूद हैं। और अब ये देखें कि जब मैं इस करंट से बदलता हूँ तो पहले करंट यूं जा रहा था, अब यूं जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शंस भी बदल जाएंगी। अगर आप इस तार के गिर्द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को देखें तो उसकी शक्ल सूरत कुछ यूं बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वक्त के साथ साथ ये बहुत तेज़ी के साथ
तब्दील भी होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर करंट बदलते जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़ास तौर पर देखें, ये अपना रुख बदल रहा है। पहले प्लस और माइनस ऊपर और नीचे हैं, फिर ये डायरेक्शन उलट जाता है, और जैसे जैसे ये चार्जेस आगे पीछे होते हैं तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी तब्दील होता है, एंड वी गेट ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ एक सिलसिला चल पड़ा है। फैराडेज लॉ के बकौल जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है, और अब यहाँ एक नई चीज़ आ गई, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होता है तो उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिलसिला अब चलता चला जाएगा। बेशक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिलसिला बस अब चलता चला जाएगा। इस तरह से एक लहर यहाँ से निकलकर खला में जा सकती है, और खला में बेशक और कोई चीज़ ना हो, लेकिन इन दो क्वांटिटीज़ के बदलने से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते जाएंगे। लिहाजा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट। और अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बरक़ी मकनातीसी लहर सीधे हाथ की तरफ जा रही है। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ द वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर होने के बजाय इधर हो जाए तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी उसके साथ साथ चलेंगे और परपेंडिकुलर होंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर मैंने कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा है। अब चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस वास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अमल करेगी और ये उसको ऊपर की तरफ ले जाएगी अगर फील्ड ऊपर की तरफ हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ वक्त के बाद बदल जाएगी, वो फोर्स नीचे की तरफ होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूं ऑसिलेट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये एक और बात है कि जब ये हरकत करेगा तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये करंट है। करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी अमल करेगी, मगर वो मैग्नेटिक फोर्स निस्बतन बहुत कमज़ोर है। तो बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर हैं और वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। किस रफ्तार के ऊपर तब्दील होते हैं ये इस पर मुनहसर है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर ये सुर्ख रोशनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 to the power 14 हर्ट्ज़ है, और अगर ये रेडियो वेव है तो 10 to the power 5 से लेकर 10 to the power 8 हर्ट्ज़ तक हो सकती है। लेकिन मुख्तसर ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों मौजूद होते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वगैरह वगैरह, और ये सिलसिला चलता चला जाता है। इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। सो एस इज़ द यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन क्रॉस द यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को मैंने साइनोसॉइडल शेप दी हुई है। इसका मतलब ये कि वक्त के साथ या फासले के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स साइन के हिसाब से तब्दील होते हैं, और इस साइन का आर्ग्यूमेंट है के जेड माइनस ओमेगा टी। अब के जेड माइनस ओमेगा टी में ओमेगा इज सी इंटू के,
और आपको याद होगा कि जब मैंने आवाज़ की लहरों की बात की थी तब साइन और कोसाइन इनकी भी बात हुई थी। यहाँ मैं साइन की बजाय कोसाइन भी लगा सकता था, लेकिन अपनी आसानी की खातिर मैंने साइन ही रखा है। अगर आप kz माइनस ओमेगा टी को फिक्स कर लें, फ़र्ज़ कीजिए कि वो वैल्यू फिक्स्ड है एट 0, तो फिर kz माइनस ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0, और इससे ये बात सामने आती है कि z इज़ इक्वल टू c इंटू टी, इस वास्ते कि ओमेगा इज़ इक्वल टू c इंटू k. So the wave moves in the z direction at the speed of light. Z is equal to c into t. इसका ये मतलब बनता है कि अगर हम इस वेव के साथ साथ चलना चाहें तो फिर हमें रोशनी की रफ्तार पर सफ़र करना होगा। इस लहर के गिर्द अगर हम एक सरफेस बनाएं तो गाउसेस लॉ के इतलाक़ से हमें ये मालूम होता है कि इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ज़ीरो हैं। उसकी वजह वाज़ेह है, क्योंकि गाउसेस लॉ का ये कहना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू द मैग्नेटिक चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, और मैग्नेटिक चार्ज तो कभी होता ही नहीं है, वो ज़ीरो है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ीरो है, इस वास्ते कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी मौजूद नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं लेकिन चार्जेस नहीं हैं, और ये लहर जो है वो खुद ब खुद आगे चलती चली जाती। यहाँ एक बात मैं कहता चलूँगा कि मैक्सवेल का ख्याल ये था कि जिस तरह आवाज़ को हवा की ज़रूरत होती है, किसी ज़रिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी कोई ज़रिया, कोई मीडियम होना चाहिए, और उसने इसको एक नाम दिया था ईथर। ईथर को बहुत तलाश किया गया लेकिन ईथर कभी मिला नहीं, और आज हम जानते हैं कि असल में ईथर है भी नहीं, कि ये लहरें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करती जाती हैं और इनको किसी और चीज़ का सहारा नहीं चाहिए होता। अब मैं एक दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। हम ये बर्क़ी मक़नातीसी लहरें आखिर किस तरह से बनाते हैं, ये किस तरह से जनरेट होती हैं? बुनियादी बात यहाँ पर यह होगी कि जहाँ चार्जेस एक्सेलरेट करें, जहाँ करंट तब्दील हो, तो वहाँ से ये बर्क़ी मक़नातीसी लहरें बरामद होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। इसको अब हम ज़्यादा तफसील से समझना चाहेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक एनर्जी सोर्स, वो ट्रांसमीटर हो सकता है या उसको कोई भी और नाम दें, उससे एक करंट निकलता है जो ट्रांसफार्मर में से गुज़र एक एंटेना तक पहुंचता है। इस एंटेना में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हरकत करते हैं, एक करंट इस एंटेना में फ़्लो होता है, और इस करंट के फ़्लो होने से इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे हरकत करते हैं। उनकी हरकत से, इस करंट की वजह से, इस तब्दील होने वाले करंट की वजह से लहरें बाहर की तरफ निकलती हैं। इस बात को और एंटेनास को हम बेहतर तौर पर समझना चाहेंगे। एंटेनास कई किस्मों के होते हैं। एक तो रिंग एंटेना होता, तो उसमें यह होता है कि एक रिंग में से करंट गुज़रता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं से वापस आता है, और ये बहुत तेज़ी के साथ अपनी सिम बदलता रहता है। इसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के तब्दील होने से, और यहाँ पर फैराडेज लॉ की बात आती है। फैराडेज लॉ का ये कहना है कि इफ़ देयर इज़ अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और फिर ये सिलसिला यूँ आगे चलता है। तो ये एक लूप एंटेना है। एक तो और तरह का एंटेना है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटेना कहलाता है, और उसकी बेसिकली दो तारें होती हैं। इन तारों में से जब करंट गुज़रता है तो उससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं जो चेंज होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये सिलसिला उस तरह से आगे चलता है। चलिए इसको ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सोर्स रखा है, V of t इज़ इक्वल टू V0 कोसाइन ओमेगा t,
और ओमेगा फ़र्ज़ कीजिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो इस एंटेना में ऊपर का हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे का हिस्सा नेगेटिवली चार्ज है, चुनाचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो पॉजिटिव से नीचे की तरफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन तारों के नज़दीक ज़्यादा है, इंटेंस है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं ज़ाहिर है कि इसकी शिद्दत कम होती है। अब ये एक साइकिल का एक फेज़ है, जब ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। अब ये देखें कि साइकिल के अगले हिस्से में निचला हिस्सा पॉजिटिव होगा और ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। इस वक्त ऊपर का हिस्सा नेगेटिव है, नीचे का पॉजिटिव है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलने से अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ आल्सो चेंज। अगर आप इस डायपोल से रेडिएशन देखें तो आपको कुछ फासले के बाद प्लेन वेव्स दिखाई देंगी, वो वेव्स जो निकलती जा रही हैं। इसको हम अगर ज़्यादा गौर से देखें तो हमें एक पैटर्न दिखाई देगा। एक इलेक्ट्रिक डायपोल एंटेना वो ज़्यादा रेडिएट करता है साइडों पर, और ऊपर की तरफ इसकी रेडिएशन ज़ीरो होती है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पावर कैलकुलेट करें तो पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल दैट इज़ मेड विद द डायपोल। जैसे जैसे हम एंटेना से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होती जाती है। गोया के आई ऑफ थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर्ड थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड। अगर हम डायपोल को नज़दीक से देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि एक तार में करंट ऊपर और नीचे हरकत करती है और उस तार के अलॉन्ग इंटेंसिटी ज़ीरो है, इस वास्ते के थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो अलॉन्ग द एक्सिस। इस एंटेना से लहरें बाहर की तरफ निकलती जाती हैं, उनका एम्पलीट्यूड 1/r से कम होता जाता है और इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर्ड से कम होती है। एक और अहम बात, ये चूँकि एक तार से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इस तार के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिहाजा जो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सिंप में है, लिहाजा इससे पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। अब चलिए, हमने एंटेनास की थोड़ी सी बात की है, इनको अमलन भी हम देख लेते हैं। ये एक खिलौना है, इसमें एक ट्रांसमीटर है और ट्रांसमीटर इस एंटेना के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये गाड़ी है, गाड़ी के साथ एक एंटेना लगा हुआ है, लेकिन वो एंटेना रिसीवर के साथ जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है जो हवा में से सफ़र करती हुई उस रिसीवर तक पहुंचती है। वहाँ रिसीवर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पकड़ता है, रिसीव करता है, और ये आप देखें गाड़ी आगे की तरफ जाएगी और मैं चाहूँ तो वापस भी ला सकता हूँ। तो यहाँ पर बुनियादी बात यह है कि इस ट्रांसमीटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और रेजिस्टर्स, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे एक सादा बैटरी है। बैटरी इसको एनर्जी सप्लाई करती है, वो एनर्जी फिर बिल आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है और जब मैं इस लीवर को आगे पीछे करता हूँ तो यहाँ से सिग्नल्स निकलती हैं, वो सिग्नल्स फिर वहाँ उस गाड़ी तक पहुँचती हैं। इस एंटेना के अंदर मेरे इस लीवर को दबाने से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे यूँ हरकत करते हैं और जब ये हरकत करते हैं तो इसका मतलब ये कि चेंजिंग करंट होता है, जिसके नतीजे में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में आगे निकलती है। अब ये एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक RF जनरेटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, और इसमें आप ये देखें कि कई डायल्स हैं।
ये साइंसी और एक्सपेरिमेंटल कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से हम कई मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ जनरेट करते हैं। उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज़ दोनों हमारे कंट्रोल में हैं। इसी वास्ते हम इसको मुख्तलिफ तजर्बाती कामों के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि मुख्तलिफ रेंजेस मुमकिन हैं। कहीं किलो साइकिल्स है, कहीं हंड्रेड्स ऑफ किलो साइकिल्स, कहीं मेगा साइकिल्स और हंड्रेड्स ऑफ मेगा साइकिल्स। यहाँ भी मेरे पास एक रिसीवर है, ये एक सादा रेडियो है और मैं इसको ऑन करता हूँ और रेडियो को भी ऑन करता हूँ, तो आप देखिएगा इस वक्त एक स्टेशन लगा हुआ है। Hi, this is Meera and you are listening to my favorite radio channel Must App. और अब मैंने फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिला दिया, चुनाचे मैंने उस स्टेशन को ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ से वेव्स निकलती हैं, लेकिन यहाँ आप ये पूछेंगे कि एंटेना कहाँ है, वो डाइपोल कहाँ है या वो रिंग एंटेना कहाँ है। नहीं, मेरे पास यहाँ एंटेना बहुत सादा है, वो सिर्फ ये है, ये तार है, ये पिन है और ये पिन ही काफ़ी है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं तो यहाँ से भी रेडिएशन निकलती। और ये देखें कि अब मैं And I'm going crazy. All for just 2 reasons. I'm here and you're there. I miss you. I miss. मैंने इसको एक और फ्रीक्वेंसी पर ब्लॉक कर दिया। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से रेडियो के अंदर काफ़ी मिक़दार में एनर्जी पहुंचती है तो इसके सर्किट्स गड़बड़ा जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और इसकी रिसेप्शन बंद हो जाती है। अब मैं एक दूसरे मौजू की तरफ आना चाहता हूँ, वो ये कि रेडियो की लहरों के ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। अब तो मैं यहाँ पर FM सुन रहा था, लेकिन मैं AM भी सुन सकता हूँ और आप भी सुनते हैं। ये AM और FM होते क्या हैं, इसकी तफसीलात हम अब जानना चाहते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें बेसिक बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एम्पलीट्यूड होती है, मतलब ये कि उनका साइज़ या उनकी इंटेंसिटी, उसको बढ़ाया या घटाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल। तो मेरा मतलब ये कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि हमारा सिग्नल साउंड है, तो फिर जो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है वो बढ़ता है या घटता है आवाज़ की एम्पलीट्यूड के मुताबिक। चुनाचे अगर आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो बदलता जा रहा है सिग्नल स्ट्रेंथ के मुताबिक। रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने यहाँ कैरियर का नाम दिया है, उसके साथ जो आवाज़ है उसको सिग्नल कहा गया है, और इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटेना में से निकलती है वो मॉड्यूलेटेड होती है, जिसका मतलब ये कि जो आउटपुट है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता या घटता है आवाज़ के हिसाब से। इसके बरक्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाई या घटाई जाती है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो कदरे नई चीज़ है। जब शुरू के ज़माने में रेडियो ईजाद हुआ था तो सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही इस्तेमाल होता था। उसकी वजह यह है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को आप बड़ी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उसको डिटेक्ट भी करते हैं आसानी के साथ। उसका तरीक़ा यह है कि जब रेडियो की लहरें किसी एंटेना के अंदर दाखिल होती हैं रिसीवर साइड के ऊपर, तो उससे एक करंट हरकत में आता है। अब ये करंट जो है दोनों तरफ फ्लो करता है, ये AC करंट है, और इसमें अब हम हाइट डिटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर डाली थी ट्रांसमीटर साइड के ऊपर, वो हम वसूल करना चाहते हैं रिसीविंग साइड पर। तो उसके लिए इस तरह के सर्किट्स
आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखें कि इसमें सिर्फ एसी सिग्नल को किसी डायोड में से गुजारने की ज़रूरत है, या अगर डायोड से आप बेहतर काम करना चाहते हैं तो एक डायोड ब्रिज में से गुजारें, और फिर अगर आप चाहें तो एक कैपेसिटर से, छोटे से कैपेसिटर से इसके जो बम्प्स हैं वो निकाल सकते हैं। गर्ज ये कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आसान है डिटेक्ट करना और प्रोड्यूस करना, और मुमकिन है कि आप में से कई लोगों ने छोटे रेडियोज़ बनाए हों जिसमें बुनियादी तौर पे एक डायोड ही होता जिससे डीमॉड्यूलेट किया जाता। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि ख़ासा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस वास्ते कि जब आप साउंड को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ से वहाँ जाती है, तो उस फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आता है, और उस फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आवाज़ की इंटेंसिटी के मुताबिक आता है। दूसरी साइड पे यानी कि रिसीविंग साइड के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन करना होती है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इस लेक्चर में वक्त थोड़ा रह गया है। इस वास्ते मैं एक जल्दी से दूसरे टॉपिक की तरफ इशारा ही करना चाहता हूँ, और वो है पोलराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक एंटेना से जब वेव्स निकलती हैं तो वो पोलराइज्ड होती हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एंटेना। लेकिन ये तो एक बड़ी ख़ास केस है। अगर आप दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें, मिसाल के तौर पर वो जो सूरज से ज़मीन तक पहुंचती हैं, तो उनकी पोलराइजेशन किसी भी तरफ हो सकती है। मेरा मतलब ये कि अगर वेव यूं जा रही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमत में हो या ऐसे हो या ऐसे हो। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वो किसी भी तरफ हो, और इसको हम अनपोलराइज कहते हैं। दिस इज़ अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में जा रही हो और अगर ये पोलराइज्ड हो अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, और बाकी कंपोनेंट्स इसके ज़ीरो हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, और इसका एम्पलीट्यूड जिसको हम बी नॉट लिख सकते हैं, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, एंड बी वाई इज ई नॉट ओवर सी साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। ये एक मिसाल बनती है ऑफ ए लीनियरली पोलराइज्ड वेव, पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन एक्स। अगर एक वेव z डायरेक्शन में ही चल रही हो लेकिन इसकी पोलराइजेशन x नहीं, x और y दोनों के अलोंग हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम यूं लिख सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट कोसाइन थीटा इंटू साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट साइन थीटा बनता है, ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ई जेड तो खैर ज़ीरो होता ही है। तो बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये तय करता है कि वेव की पोलराइजेशन क्या है। अगर अलोंग द एक्स डायरेक्शन है तो वी हैव अ वेव पोलराइज्ड इन द एक्स डायरेक्शन, वाई में है तो पोलराइजेशन इज इन द वाई डायरेक्शन, और अगर ये इन दोनों के दरमियान हो तो फिर दोनों के हम प्रोजेक्शंस ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक एंटेना से तो पोलराइज्ड रेडिएशन निकलती है, लेकिन सूरज से आने वाली शुआएं जो हैं उनमें पोलराइजेशन नहीं होती, और न ही बल्ब से या किसी लाइट के सोर्स से रेडिएशन पोलराइज्ड होती है। अलबत्ता हम इन रेडिएशंस में से ख़ास पोलराइजेशंस सिलेक्ट कर सकते हैं पोलराइजर्स की मदद से। पोलराइजर्स समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक लोहे की शीट में खराशें डाली हैं और बहुत बारीक खराशें हैं, लाइट उनमें से गुज़र सकती है, तो सिर्फ वो लाइट गुजरेगी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग हो, उसके परपेंडिकुलर नहीं गुजर सकती। चुनांचे एक पोलराइज़र, सादा पोलराइज़र इस किस्म का हो सकता है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी यही काम देते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। चुनांचे लंबे मॉलिक्यूल्स अगर किसी मटेरियल के अंदर मौजूद हों
तो उससे हम पोलराइजर्स बना सकते हैं। और शायद आपने ये देखा हो कि बाज़ काले चश्मे पोलरॉइड ग्लासेस कहलाते हैं। पोलरॉइड ग्लासेस में ये होता है कि यू ओनली सिलेक्ट आउट वन पर्टिकुलर पोलराइजेशन, और उससे फिर बाज़ चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं, ग्लेयर कम हो जाता है वगैरह। कुदरत की दो बज़ाहिर बिल्कुल मुख्तलिफ क़ुव्वतों को यकजा करना, उनको मुत्तहद करना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा था जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने आज से 250 साल पहले अंजाम दिया था। और ये मैथमेटिक्स की बुनियाद पे हुआ। उस वक्त ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि इससे क्या कुछ निकलेगा। उसके 20 या 22 साल के बाद हर्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उससे इस बात की तस्दीक हुई कि हाँ, वाकई ये लहरें एग्जिस्ट करती हैं और ये पैदा भी हो सकती हैं और डिटेक्ट भी हो सकती हैं। अब कोई तकरीबन 40-45 साल पहले इसी नौइयत का एक और काम भी हुआ जिसमें कुदरत की 3 बुनियादी ताकतों को मुत्तहद किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसमें जाहिर है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों आते हैं, और द वीक फोर्स। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, शायद अगले किसी लेक्चर में मैं आपको ज़्यादा बता सकूँ इसके बारे में। लेकिन ये काम अंजाम देने वाला एक पाकिस्तानी था जिसका नाम है प्रोफेसर अब्दुल सलाम। प्रोफेसर सलाम से कोई 20 साल पहले ये दावत दी गई कि वो स्कॉटलैंड में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की बरसी पर अपने ख्यालात का इजहार करें। ही वॉज द चीफ गेस्ट स्पीकर, और ये एक बहुत मेरा ख्याल है मौजू और बहुत अच्छी बात थी इस वास्ते कि प्रोफेसर सलाम ने भी उसी तरह का काम अंजाम दिया। अब हमें ये नहीं पता कि इसके नतीजे में क्या नताइज बरामद होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।